आपके भाव का सम्मान करते आई है। ऐसे में शोएब जमाई अगर आरएसएस का लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान कर दिया, बोला मैंने रोमाना, यदि व्यक्तिगत टिप्पणी, मैंने बोला एक जात को नौकरी दिलाने में भूमिका है तो ये व्यक्तिगत क्यों नहीं है भाई? आप दिलाते हैं नौकरी क्या? आप दिलाते हैं नौकरी क्या? आप दिलाते हैं नौकरी? अच्छा बात नहीं है। नहीं बता दीजिए, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे आरएसएस एक जात को नौकरी दिलाती है, ये अपने ले लिए। ये तो सच्चाई पकड़ी गई देश के सामने, देश के सामने सच्चाई पकड़ी गई आपकी। आज एक जात को नौकरी दिलाने वाले बात को बड़ा चिढ़ गए आप। जरूरी होता है, आज 15 अगस्त का मौका है। नहीं, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी आप जरा बंद करवाइए प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, 2 टके के तुम हो, 2 टके के तुम हो, 2 टके वाली भाषा इस्तेमाल मेरे लिए मत करना। मैं हाथ जोड़ रहे हैं, चुप, मैं हाथ जोड़। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। प्रियंका भाटी प्लीज थोड़ा सा इसे बंद करवाइए। 2 टके का क्या कहा? क्यों कहा? महिला हूं, 2 टके का बोलोगे? प्रियंका भाटी को आश्वासन के साथ 2 टके का बोलोगे? आप इसे बंद कराएंगे या नहीं बंद कराएंगे? मैं गुजारिश कर रही हूँ प्लीज, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है। आज 15 अगस्त का मौका है, थोड़ा गरिमा के साथ, थोड़ा संयम के साथ बोलना शुरू करें तो बीच की आप तो बंद करवाइए इस चीज को, बंद करवाइए इन चीजों को लेकर के। सुना कि नहीं सुना? इन्होंने मुझे 2 टके का बोला, क्योंकि मैं पिछले तबके से महिला आती हूँ, इससे 2 टके का बोलेगा याद नहीं। इस तरीके की भाषा का देखिए प्लीज आप बीच में हम देख रहे हैं कि सबके साथ ये प्रोफेसर है, हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ भी यही, अजय आलोक के साथ भी यही, तो बदतमीजी करने का पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना रखा है। पूरा का पूरा बदतमीजी करने का रिकॉर्ड बना रखा है। थोड़ा महिला के नाते सर छोड़िए प्लीज। प्रियंका जी प्लीज आप थोड़ा सा प्रोफेसर साहब। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक टिप्पणी की जी कि विभाजन के लिए संघ और जिन्ना जिम्मेदार है और ये दोनों जिम्मेदार। मैं एक आपके करोड़ दर्शकों के लिए एक प्रश्न रखता हूं कि संघ और यदि जिन्ना जिम्मेदार थे उसके, तो चलो भैया जिन्ना तो चले गए पाकिस्तान और वहां के हेड ऑफ गवर्नर बन गए। इतने ताकतवर संघ जिन्ना थे तो बन गए। अब संघ बचा, संघ इतना ताकतवर था कि विभाजन करा दिया, तो नेहरू कैसे बन जाते इस देश के प्रधानमंत्री? तब तो संघ का कोई स्वयंसेवक बनता। ये कैसा होता कि संघ और जिन्ना भारत का विभाजन करे और नेहरू को ऊपर से उठा के लाए कि चलो तुम बनो प्रधानमंत्री? जवाब ले लें सर। शांति बच्चा शांति। अच्छा, बदनाम बुरा। आरएसएस के साथ भी यही मसला है क्या कि मतलब ऐसा नैरेटिव, एक झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस के साथ ऐसे चस्पा कर दिया गया है और विपक्ष यही अभी भी काम कर रहा है, आरएसएस को बदनाम करो। जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे? तू समझा? हाँ। लेकिन क्योंकि उन्होंने एनजीओ कहा है मोदी जी ने, तो एक स्टेटमेंट है मोदी जी का 22 फरवरी 2016 का, जहां वो कहते हैं कि मोदी को डीफेम और गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने वाले एनजीओज हैं। तो आज एनजीओ किसको कहा गया और कह करके आरएसएस को छोटा बनाया, जो अच्छी बात है क्योंकि ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। ठीक है समरिया। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी, पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में, इस संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, गिर जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ में। और ये संगठन ही वो संगठन है जिसने गांधी जी के हत्यारे को, देश के जो सबसे पहले आतंकवादी, उस खूंखार आतंकवादी को पाला पोसा। और मैं ये फैक्ट्स के साथ आपके सामने कह रही हूं, इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया नाथूराम गोडसे ने पुलिस को अपने पकड़े जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले, उसमें उन्होंने ये कहा
कि मैं साइमल्टेनियसली आरएसएस के लिए और हिंदू महासभा के लिए काम कर रहा था। तो इस व्यक्ति को किन्होंने पाला पोसा? तो बापू के हत्यारे की जिम्मेदार तो ये लोग हैं। प्यारी समझ गई। और आरएसएस पर सिर्फ ये आरोप नहीं है, वैसे उस जिम्मेदारी से मुक्त कोर्ट ने भी किया और उस जिम्मेदारी से मुक्त सरदार पटेल ने भी किया, क्योंकि यहाँ पर इतने इतिहास के पन्ने आप पलट रहे हैं। सरदार पटेल ने अपने पत्र में ये लिखा कि जिस बापू की हत्या सिर्फ यूं ही नहीं हुई, देश में इतना विषाक्त माहौल बनाने वाले जिम्मेदार संगठन का नाम आरएसएस है। प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। गोडसे के भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई ने कभी आरएसएस को छोड़ा ही नहीं। तो आप उनके भाई को झूठा ठहरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बताइए। मैं डॉक्टर संगीत रागी का रुख करती हूँ। प्रोफेसर साहब से जरा ये समझते हैं कि क्या आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल है? ये तो इतिहास के कटघरे में यहाँ पर आपने सुना कैसे खड़ा कर दिया आरएसएस को। प्रोफेसर साहब तू समझा? हाँ। कम से कम लाखों 3,35,000 या 4,35,000, मुझे थोड़ा गणना कम आ रही है, जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन हैं वो सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, चाहे वो बनवासी कल्याण आश्रम हो। 46,000 गांवों में बनवासी कल्याण आश्रम का कार्य है। सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल, जितने भी दलित बस्तियां हैं उनमें एक भी संगठन इस देश का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन काम कर रहे हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट को पूरा का पूरा कांग्रेस ने क्रिश्चियनाइज कर दिया। और क्यों? किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। क्रिश्चियनाइज कर दिया क्योंकि वेरियर एल्विन के साथ उनका समझौता हुआ था, जिनको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। पंडित नेहरू ने समझौता किया था कि वहां पर जो है वो नागालैंड के अंदर साधु और सन्यासी नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी जाएंगे। उस समय 27% क्रिश्चियन आबादी थी, आज 97% हो गई है। तो चूंकि आरएसएस इनके बीच में एक दीवार खड़ी थी, नहीं तो इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया, खास करके सरदार पटेल के मृत्यु के बाद, चाहे वो केएम मानिक मुंशी हो, चाहे वो बाकी जो टंडन हो, सभी को एक दूसरी धारा थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। उन सारी धाराओं को कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म कर दिया है। हम यहाँ पर आरएसएस को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी शोएब जमाई भी इंतजार कर रहे हैं। जी कहिए। चाहे वो जैसा जिसका कि उन्होंने जिक्र किया था, यदि यही होता, यदि इतनी ही दिक्कत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1963 में जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस परेड में नहीं बुलाना पड़ता। जाकर के कांग्रेस पार्टी को, यदि पाकिस्तान भारत के युद्ध 65 में युद्ध हुआ था, उस समय प्लीज बीच में बदतमीजी मत करें। जो बाबा साहब जो गिरगिट बोला वो नॉनसेंस है। उस पर आपत्ति जताइएगा प्रियंका जी, आप बिल्कुल आपत्ति जताइएगा, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी कर ले। प्रोफेसर साहब, रुमाना 1962 में जब चाइना और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन किया था? ठीक है, पूछिए तो जरा सा। ठीक है, तो वही बात आप कह रहे हैं ना कि साहब देश निर्माण में भूमिका है आरएसएस की, उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। अच्छा, और पिछली सरकारें भी आरएसएस के इस देश सेवा तो संघ का कोई स्वयंसेवक बनता। देखिए, 60 रुपए की पेंशन और बुलबुल पे बैठ के कौन जाता था वो पूरे देश को पता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हम आज आरएसएस की चर्चा स्वतंत्रता दिवस के दिन कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है। तमाम ऐसे मुद्दे आज झूठ बोले हैं मोदी जी ने। सेमीकंडक्टर्स के बारे में झूठ बोला, तमाम झूठ बोले। मोदी जी भाषण दे रहे थे, वहाँ ट्रंप कह रहा था सीज फायर मैंने कराया है, ट्रंप का ट नहीं बोल पा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 5 किलो राशन दे के वोट मांगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या हालत है, प्रधानमंत्री महोदय कुछ बोल रहे हैं, सरकार कुछ बोल रही है, रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं। आज जिस तरह से एसआईआर के ऊपर कल लताड़ पड़ी है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर लताड़ पड़ी है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी, लेकिन क्रिकेट होता रहेगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। अरे मोदी जी 2017 से यही घिसे पिटे आपके रोने वाले भाषण सुनते आ रहे हैं, आप उसको बंद क्यों नहीं कर देते? किसने मना किया आपको? 11 साल से आपकी सरकार है। प्रियंका भारती, ये तो हकीकत है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पाकिस्तान को लेकर वो सिंधु जल समझौता, वो कितना अन्यायपूर्ण समझौता था, एक तरफा समझौता था। मतलब हमारे हिस्से का पानी, हमारी खेती, हमारे किसानों का पानी हम पाकिस्तान को दे रहे थे। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। तो पिछली सरकारों की जो गलतियां हैं उनको भी हमें स्वीकार करके सबक लेकर आगे बढ़ना होगा।
तो ये कह रहे हैं कि नदियां रोक देंगे, ये कह रहे हैं कि नदियां रोक देंगे। तो बिहार में कोसी हर साल बाढ़ लेकर के आती है, तो कोसी क्यों नहीं रोक देते? कोसी का बाढ़ क्यों नहीं रोकते? आप चाहते हैं कि बिहार डूबा रहे? बात मलूक नागर जी कह रहे थे आरएसएस दलितों के बीच काम करेगा। जो ये दलितों के बीच कैसे काम करेंगे? जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हमेशा से एक जात का रहा हो, उसमें भी लगभग एक गोत्र का रहा हो, आरएसएस तो दलितों के लिए काम कर रहा है ना। कब कर रहा है? नहीं जानते कब कर रहा है? बाबा साहब को कुटिल कहने के अलावा क्या किया क्या है? सावरकर क्यों कहे बाबा साहब को कुटिल? आज मुझे बता दे आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों के दोनों बताए, क्या आप लोग बाबा साहब को कुटिल मानते हैं? माफी के साथ समय, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली है सरकार। किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। झूठ, ठीक है सर। मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी। आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, दामन फैला करके, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है। इस क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3,183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1,868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने।
किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति, तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?